हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी परीक्षा भी अच्छे से पूरी हुई होगी। तो आज की इस क्लास में हम कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान के पेपर को सॉल्व करेंगे। बाकी विषयों के पेपर हमने सॉल्व करा रखे हैं, वो आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हो। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो देखें, पहला प्रश्न दिया गया है, 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था। तो उस समय कौन थे फ्रांस के सम्राट? लुई 16वां। कौन था? लुई 16वें थे। ऑप्शन स सही है। फिर वर्साई संधि की गई थी। वर्साई की संधि कब की गई थी वो हमें बताना है। तो जो वर्साई की संधि है वो 28 जून 1919 को की गई थी। फिर एक स्थलीय भाग जो 3 ओर पानी से घिरा हो क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? अमरकंटक। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? किस भाषा से हुई है? तो लैटिन भाषा से। फिर डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा का है? तो ये अरबी भाषा का है। फिर भारत में वयस्क मताधिकार की आयु कितनी है? 18 वर्ष है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद। निम्न में से उत्पादन का प्रमुख साधन कौन सा है? तो ये तीनों ही उत्पादन के प्रमुख साधन हैं। भारत में सर्वाधिक साक्षरता किस राज्य में है? तो केरल में। फ्रांस का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? मार्सिले। तो ये आपके 1 से लेकर 11 तक जो अब शब्द थे वो हमने सॉल्व करा लिए। फिर 12वां, कच्चा माल व नकद पैसों को कहते हैं तो क्या कहते हैं? स्थायी पूंजी। फिर राजस्थान की सांबर झील कैसी झील है? एक खारे पानी की झील है। फिर उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। संविधान सभा की प्रथम बैठक दिसंबर 1946 में हुई थी। अगला है, अपवाह तंत्र क्या है? तो अपवाह तंत्र क्या होता है? एक नदी और उसकी शाखाओं का जो जल तंत्र होता है, जहां से होकर वो प्रवाहित होती है, वो क्या कहलाता है? उसका अपवाह तंत्र कहलाता है। तो देखो कैसे लिखोगे आप। तो यहां पर मैंने आंसर बता रखा है कि अपवाह तंत्र या प्रवाह प्रणाली क्या होता है? किसी नदी तथा उसकी सहायक धाराओं द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था है। यानी यह एक तरह का जाल तंत्र या नेटवर्क है जिसमें नदियां एक दूसरे से मिलकर जल के एक दिशीय प्रवाह का क्या बनाती है? मार्ग बनाती है। ठीक है, चलिए अगला है, ड्यूमा किसे कहते हैं? तो देखो ड्यूमा क्या है? रूस के जार निकोलस द्वितीय द्वारा निर्मित सरकारी संस्था है। किस नाम से जानी जाती थी? ड्यूमा नाम से जानी जाती थी। अगला है, तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र के 2 उदाहरण दीजिए। तो 2 उदाहरण जैसे परिवहन हो गया, संचार सुविधा हो गया, ये सब सेवा कार्य है। तो ये अर्थव्यवस्था का तीसरा क्षेत्र है। ठीक है, और इसमें मुख्य रूप से सेवाएं शामिल है। कौन कौन सी? जैसे परिवहन सेवा, कुरियर सेवा, सूचना क्षेत्र की सेवाएं, प्रतिभूतियां, फिर रियल एस्टेट, होटल और रेस्टोरेंट, वैज्ञानिक और तकनीकी सेवाएं, ये सारे ही तृतीय क्षेत्र के अंदर शामिल है। फिर सुएज नहर को कब खोला गया था? तो इसे खोला गया था 1869 में। ठीक है, फिर भूमि मापने की प्रमुख इकाई क्या है? तो वो हेक्टेयर है। क्या है? हेक्टेयर। ये हेक्टेयर भूमि मापने की प्रमुख इकाई है। ठीक है, फिर अगला है, अप्रैल थीसिस क्या है और इसकी मांगे क्या थी? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। अप्रैल थीसिस बोल्शेविक नेता व्लादिमीर लेनिन द्वारा जर्मनी और फिनलैंड के माध्यम से स्विट्जरलैंड में अपने निर्वासन से पेट्रोग्राद लौटने पर अप्रैल 1917 में जारी किए गए 10 निर्देशों की क्या थी? एक श्रृंखला या पत्रिका थी। और इसमें मांग क्या थी? तो युद्ध को बंद किया जाए, भूमि किसानों को फिर से हस्तांतरित की जाए और बैंकों का क्या किया जाए? राष्ट्रीयकरण किया जाए। ये अप्रैल थीसिस की प्रमुख 3 मांगे थी। ठीक, अगला है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, स्पष्ट कीजिए। तो बिल्कुल सरल है। तो धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष राज्य से आशय क्या है? कि राज्य की दृष्टि में सभी धर्म कैसे हैं? एक समान है और धर्म, पंथ और उपासना रीति के आधार पर राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा तथा राज्य द्वारा सभी को अपने अपने ढंग से संस्कृति का विकास और धार्मिक अध्ययन प्राप्त करने की क्या दी गई है? छूट दी गई है। यानी भारत में या भारत सरकार का कोई एक निश्चित धर्म नहीं है। यहाँ पर सभी धर्मों को उचित मान्यता और सम्मान दिया गया है तथा प्रत्येक व्यक्ति को अपना उचित धर्म अपनाने और उसका प्रचार प्रसार करने की पूरी आज़ादी दी गई है। इसी कारण से जो भारतीय देश है वो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है। अगला है, उत्पादन के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? नाम लिखिए।
तो उत्पादन के मुख्य कितने घटक है? 4 घटक है। कौन कौन से? एक भूमि, दूसरा श्रम, तीसरा पूंजी और चौथा इंटरप्राइज या संस्था। ठीक है। फिर है भारत के प्रमुख भौतिक प्रदेशों के नाम। तो ये तो बिल्कुल सरल है। पहला हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह, ये भारत के प्रमुख भौगोलिक प्रदेश हैं। फिर मानव पूंजी से क्या आशय है? तो मानव पूंजी या मानव संसाधन निर्माण में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि शिक्षा ही है जो एक व्यक्ति को उसके सामने उपलब्ध आर्थिक अवसरों का क्या करती है? बेहतर उपयोग प्रदान करने में सहायता करती है। तो शिक्षा श्रम की गुणवत्ता में वृद्धि करती है और कुल उत्पादकता में वृद्धि करने में क्या करती है? सहायता करती है। ठीक है। तो मानव जो पूंजी है, उस मानव पूंजी में एक विशेष जो रोल है वो किसका है? वो शिक्षा का है। शिक्षा ही है जो किसी एक सामान्य व्यक्ति को भी मानव पूंजी के रूप में क्या करती है? परिवर्तित करती है। फिर है उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए। तो आप सब जानते होंगे कि जो भारत का उत्तरी मैदान है वो प्रमुख 3 नदी प्रणाली सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से मिलकर बना है। यह मैदान बिल्कुल किससे बना हुआ है? जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन में जलोढ़ों का क्या हुआ? निक्षेप हुआ और जिसके परिणाम स्वरूप इस उपजाऊ मैदान का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। और इसके विस्तार की बात करें तो लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। जो लंबाई है वो 7 लाख वर्ग किलोमीटर लंबाई है और 240 से 320 किलोमीटर ये कैसा है? चौड़ा है। यहाँ पर सघन जनसंख्या पाई जाती है और समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता और अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र है। यह भारत का सबसे सघन बसा हुआ क्षेत्र है जिसमें पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और इस क्षेत्र के उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र शामिल हैं। अगर हम बात करें उत्तरी मैदान को, तो उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा गया है। एक उत्तर का मैदान जो पश्चिम भाग है उसे पंजाब का मैदान कहते हैं। एक सिंधु और इसकी सहायक नदियों जो किससे मिलकर बना हुआ है? सिंधु और उसकी सहायक नदियां झेलम, चीनाब, रावी, व्यास और सतलज से। और मैदान के इस भाग में जो 2 आबों की संख्या है वो बहुत ही क्या है? अधिक है। तो इस प्रकार आपको उत्तरी मैदान पर टिप्पणी लिखनी थी। अगला है थार के मरुस्थल का वर्णन करो। तो आप सब जानते होंगे थार का मरुस्थल जिसका अधिकतर हिस्सा राजस्थान में ही स्थित है। तो थोड़ा देख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो मरुस्थल ऐसा क्षेत्र होता है जहां वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर या उससे भी क्या होती है? कम होती है। और यह मरुस्थलीय क्षेत्र भारत में भी स्थित है। यह मरुस्थल भारत में अरावली पर्वतमाला के उत्तर पश्चिम तथा पश्चिमी किनारों पर बालू के टिब्बों से या टीलों से ढका हुआ है और इसे हम क्या कहते हैं? थार का मरुस्थल कहते हैं। यह एक तरंगित मरुस्थलीय मैदान है और थार के मरुस्थल का जो ज्यादातर हिस्सा है वो कहां पर स्थित है? राजस्थान में ही स्थित है। इसके अलावा इसका कुछ भाग गुजरात में, हरियाणा में और पंजाब में भी स्थित है। और विश्व के समस्त मरुस्थलीय क्षेत्र में सर्वाधिक जो जनघनत्व है वो हमारे ही थार के मरुस्थल में उपस्थित है। फिर थार के मरुस्थल को फिर से 2 भागों में बांटा गया है। एक पाकिस्तान के तरफ का हिस्सा और एक भारत के तरफ का हिस्सा। तो भारत के जो निचले राजस्थान के जो दक्षिणी हिस्से का भाग है उसे क्या कहते हैं? कच्छ का रण कहते हैं और इसे सफेद मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। यह क्षेत्र नमकीन दलदल से बना हुआ है तथा यह हजारों वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रों में भी फैला हुआ है। यहाँ पर मरुस्थल क्षेत्र में जो नदियों में जल है वो केवल वर्षा के मौसम में ही उपलब्ध होता है और अन्य मौसम में नदियाँ कैसे हो जाती है? सूख जाती है। और यहाँ की जो अधिकांश नदियाँ है वो कैसी है? अंतःस्थलीय, यानी कुछ समय बहने के बाद रेगिस्तान में लुप्त हो जाती है। और इस क्षेत्र की जो सबसे प्रमुख नदी है वो कौन सी नदी है? लूनी नदी है। ठीक है। और मरुस्थलीय क्षेत्र की जो भूगर्भिक संरचना है वो प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है, परंतु यहाँ की जो धरातलीय और स्थलाकृति है वो भौतिक अपक्षय और पवनों द्वारा निर्मित होती है जिसे बरखान या रेत के टीले कहा जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे? उनका हमें वर्णन करना है। तो फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण मैं बता देता हूं, आप इनका वर्णन अपनी बुक से कर ले। तो फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे? पहला था लुई सरकार का निरंकुश शासन, दूसरा था मजदूर, व्यापारियों और किसानों का बिल्कुल शोषण हो रहा था, वो कारण था। तीसरा दार्शनिकों के विचार जो लोगों को क्रांति के लिए क्या कर रहे थे? प्रेरित कर रहे थे। चौथा महंगाई, बेरोजगारी और बार बार युद्ध से फ्रांस की सरकार पर क्या हो गया था? कर्ज का बोझ बढ़ गया था। और अगला कारण था कर में भारी वृद्धि। इन सभी पॉइंट का विस्तार से वर्णन आप अपनी बुक से लिख ले। ठीक है। फिर है लोकतंत्र क्या है
और इसकी विशेषता क्या है। तो लोकतंत्र आप सब जानते होंगे कि लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप है जिसमें जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन होता है, यानी शासकों का चुनाव कौन करते हैं, लोग करते हैं और लोगों के द्वारा ही वो चुने जाते हैं। जहाँ पर निःशुल्क और प्रतिस्पर्धी चुनाव आयोजित होते हैं। प्रत्येक वयस्क चाहे कोई भी धर्म, शिक्षा, जाति, रंग, धन का हो, उसे एक वोट देने का क्या होता है, हक होता है। बात करें लोकतंत्र की कुछ विशेषताओं की, तो इसमें शासक लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, निःशुल्क और प्रतिस्पर्धी चुनाव आयोजित होते हैं, प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को वोट देने का अधिकार होता है, चुने गए जो शासक है वो संवैधानिक कानून और नागरिक अधिकारों द्वारा निर्धारित किए गए सीमाओं के भीतर निर्णय लेते हैं। इसके अंदर कानून का शासन होता है, ठीक है। नागरिकों का अधिकार संविधान के माध्यम से संरक्षित किया जाता है और एक स्वतंत्र न्यायपालिका उपस्थित होती है। ये सब एक लोकतंत्र की विशेषता है, ठीक है। और अंतिम प्रश्न था, मानचित्र में दर्शाइए केरल, दिल्ली, जयपुर, लक्षद्वीप और हिमालय पर्वत। तो देखें यहाँ पर आपका केरल है, ठीक है, जयपुर यहाँ राजस्थान में है, ठीक है, यहाँ कहीं भी आपको बताना है। फिर यहाँ पर ये इस मैप में दिल्ली नहीं दी हुई अलग से, ठीक है, तो यहाँ पर ये दिल्ली है, यहाँ कहीं पे ये इधर दिल्ली है। और हिमालय पर्वत आप सब जानते ही है, हिमालय पर्वत यहाँ कहीं पे है, ठीक है। और क्या बताना था, लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप कहाँ पर है, यहाँ पर अरब सागर में क्या मौजूद है, लक्षद्वीप मौजूद है। तो ये आपको मैप में बता देने थे। यहाँ पर केरल है, इधर जयपुर है, इधर दिल्ली है, इधर हिमालय पर्वत है और इधर क्या है, लक्षद्वीप है, ठीक। चलिए, तो इस प्रकार हमने आपके सामाजिक विज्ञान के पेपर को अच्छे से सॉल्व कर लिया है। उम्मीद करता हूँ सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे और फिर भी अगर कुछ गलती हो जाती है तो आप सबसे सॉरी है और आप मुझे कमेंट करके बताइए अगर कोई गलती हो तो निश्चित रूप से आपसे आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।